बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिस्म से हवस पूरी कर ली तो उनका छठा दोस्त भी आ गया। जैसे ही वो कमरे में आया तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हालात इंसान को वो सब करने पे मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूँ कहिए कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी ना तमाम होने वाली ख्वाहिशात के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से इस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक और दूसरे लड़के ने भी मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया था। ना ही मुझे अपने लिबास का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली टीसों का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा वजूद जख्मी जख्मी हो गया था। ये सोचकर मेरी रूह कांप रही थी कि मज़ीद 3 लड़के और मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने वाले आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के एवज़ कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशात मुझे इस मकाम तक ले आई थीं, जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहां मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वो सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने ही लम्हों में मुझे काबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफ़ा था जब मैं किसी मर्द के लम्स से आशना हुई थी। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वो कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो फ़ौरन ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी शिद्दतें मुझ पर बखेरने लगा। मेरे वजूद में बर्दाश्त की सकत ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वो पहले से भी ज़्यादा जोश से मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस क़यामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वो अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो मेरे साथ दोबारा वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने वजूद पर डाली तो मैं कांप गई। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पेवस्त थे। मज़ीद 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं किया, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वो तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और ये एक रात मेरी ज़िंदगी की स्याह तरीन रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी। और जब ये 5वें लड़के ने मुझे बताया कि उनका एक छठा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या मज़ाहमत कर सकती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अनाबिया था और मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग मास्टर्स करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती जो अपनी बारी के मुंतज़िर होते।
ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ हो सकती थी, जिसके पास ना ही तजर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी अव्वलीन ज़रूरत और तरजीह बन चुका था, क्योंकि अब्बा के इंतकाल ने हमारी कमर तोड़ दी थी। अब्बा घर में बहुत कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन ने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कांधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब्बा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही अब्बा से इस बात पर नाराज़ रहती थी कि वो हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर अब्बा का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते हैं, नाबिया तो फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वो दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक रात अब्बा नींद में ही खुदा को प्यारे हो गए, और जब हम पर सुबह ये बात खुली कि अब्बा हमारे दरमियान नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि अब्बा हमारे लिए किस कदर अहम थे। जब तक वो हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरियात से तो हम महरूम नहीं थे। अब्बा के इंतकाल के कुछ दिन बाद तक तो पास पड़ोस वालों ने और ख़ानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा, और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किस कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी, हर कंपनी के बाहर हजार नौजवान पहले से ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई कि आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के एवज सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें घर के बिल ही अदा हो पाते। उसमें भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुँह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी न मिली, तो मेरी एक दोस्त के भाई के तवस्सुत से मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। ये शहर के एक पॉश इलाके में बना हुआ पिज़्ज़ा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों का बहुत रश रहता था। काले रंग का चुस्त सा पेंट कोट मेरे हवाले कर दिया गया, जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा हुआ था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब से तकाजे थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पे चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कांधों पर फैले हुए हों और वो बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर वापस लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब्बा की मौजूदगी में तो कभी बिला ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज़्ज़ा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के दरमियान इतना तंग सा लिबास पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक निहायत ही कठिन मरहला था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने अम्मा से कहा कि इद्दत के दिनों में वो दरवाजे तक क्यों चली आई, तो अम्मा रोते हुए कहने लगी कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। पिछले 2 महीने से हम बिल अदा नहीं कर पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। अम्मा के आंसुओं ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने अम्मा को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी की जगह मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां भी करनी हैं। अम्मा ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कांधे पर डाल दी और मैं सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ही ये फ़र्ज़ निभाना था। अम्मा पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने अम्मा से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है।
میری نوکری کا وقت دوپہر 3 سے رات 11 بجے تک ہے، اور یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اماں کو بتائی تھی۔ میری نوکری کا وقت جان کر اماں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی کہ یہ کون سی کمپنی ہے جہاں دوپہر 3 بجے بلایا گیا ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس وقت ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت تھی کہ اماں نے مزید سوالات کرنے کے بجائے مجھے ترقی کی دعا دی، اور اگلی دوپہر 2 بجے ہی پیزا ہاؤس کے لیے میں روانہ ہو گئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری قسمت مجھے کہاں لے جانے والی ہے۔ میں نے اپنا یونیفارم پیزا ہاؤس میں آ کر تبدیل کیا۔ مینیجر نے مجھے پیزا ہاؤس کے دروازے کے قریب ہی کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے تم ہر آتے جاتے کو ادب سے ویلکم کرو گی، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ کر کہا کہ یہ کیسے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، جاؤ پہلے میک اپ کرو۔ مینیجر کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی کیونکہ میرے پاس میک اپ نہیں تھا۔ وہاں موجود ایک دوسری لڑکی سے اپنے میک اپ سے میری گہری سی سرخی لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ چلا رہی تھی، اور اس کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور میرا رنگ بھی بہت صاف ہے، لیکن تھوڑے سے میک اپ کے بعد ہی میں پوری طرح نکھر گئی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، اور جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ لوگ خوبصورتی دیکھ کر ہی تو یہاں رکھتے ہیں، ورنہ کام کرنے کو تو بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ میں جان گئی تھی یہ نوکری مجھے میری قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ نوکری کا یہ پہلا دن میرے لیے بہت ہی بھاری تھا۔ میں 3 بجے سے دروازے پہ کھڑی آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو ویلکم کہہ رہی تھی۔ یہاں عورتوں کی تعداد کم ہی آتی تھی، زیادہ تر مرد ہی آ رہے تھے۔ رات گئے تک میرے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو چکا تھا، اور ابھی مجھے واپس بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے گھر بھی پہنچنا تھا۔ 12 بجے کے قریب میں گھر پہنچی تھی۔ اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور فوراً ہی بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا میرے سب سے زیادہ نخرے اٹھایا کرتے تھے، پھر بھی میں ہمیشہ سے ان سے کسی نہ کسی طرح بات پر روٹھ جاتی تھی۔ پیروں کی تکلیف سے تڑپتے تڑپتے کب مجھے نیند لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میں پھر دوپہر کے 2 بجے گھر سے نکل گئی۔ آج مجھے دروازے کے پاس کھڑا نہیں کیا گیا تھا بلکہ آرڈر لینے کا کام دیا گیا تھا۔ یہ کام مجھے تھوڑا آسان لگا کیونکہ کچھ ہی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ میں جس کے پاس بھی آرڈر لینے کے لیے جاتی، ان میں سے اکثر مرد مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مسکراتے۔ بدلے میں مجھے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا پڑتا کیونکہ یہ میری نوکری کا تقاضا تھا۔ جان بوجھ کر آرڈر دینے میں کافی وقت لگاتے، اور کبھی کبھی تو آرڈر دیتے وقت اس قدر قریب آ جاتے کہ میرا سانس رکنے لگتا۔ یہ پیزا ہاؤس مجھ جیسی ویٹرس کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں آنے والے زیادہ تر مرد ویٹرس کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے یہاں نوکری کرتے کرتے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس ایک ہفتے میں کافی کچھ ایسا ہوا جو میرے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ مردوں کی عجیب عجیب نگاہیں، آرڈر دینے کے بہانے قریب آنا اور معنی خیز جملوں کا تبادلہ۔ لیکن اس نوکری کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ تنخواہ سے ہٹ کر اس ایک مہینے میں ٹپ کے کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے انہی پیسوں سے بجلی کا بل ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں پیزا ہاؤس کے ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ 5 لڑکے روز ہی شام کے وقت پیزا ہاؤس آتے اور سب سے کونے والی ٹیبل پر بیٹھ جاتے۔ وہ ٹیبل میرے حصے میں تھی اور روزانہ میں ہی ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ 5 ہی 24-25 سال کے نوجوان تھے جو مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کے پاس آرڈر لینے کے لیے گئی تو ان میں سے ایک پوچھنے لگا، تم یہاں بہت مجبوری میں نوکری کرتی ہو نا؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر میرے آگے رکھا اور کہنے لگا، تم بہت ہی شریف لڑکی لگتی ہو، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو یاد کر لینا۔ بنا سوچے سمجھے ہی میں نے وہ کارڈ اٹھا کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا تو وہ مسکرا اٹھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ روز ہی میں ان کا آرڈر لینے جاتی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیتا۔ روزانہ ہونے والی اس ملاقات کی وجہ سے ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلفی آ گئی تھی۔
दूसरा महीना भी एक पलक झपकते गुजर गया। फिर अम्मा ने एक दिन मुझे बताया कि बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अम्मा कहने लगी, तो अपनी कंपनी में से लोन ले ले, कितनी तो बड़ी कंपनी है, लाख रुपए तो लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 24 साल की हो रही थी और अम्मा उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं अम्मा को क्या बताती कि मैं तो पिज्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। अम्मा ने जब मुझे ये कहा तो मैंने उनको किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अम्मा की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर बहुत परेशान रही। अगले दिन मैं नौकरी पर भी सारा वक्त परेशान रही और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वो मुझसे कहने लगी कि क्या बात है अनाबिया, आज तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से रुखसती कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वो ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसला बनाने की ज़रूरत क्या थी। घर आकर मैंने अम्मा को यही मशवरा दिया कि वो सादगी से बहन की रुखसती कर दें, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, हर किसी को हमारे मसाइल का इल्म नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही जहेज़ के नाम पर एक लंबी फहरिस्त थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को रुखसत कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह बाजी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर अम्मा नाराज़ हो गई और कहने लगी, अल्लाह अल्लाह करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू उसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती, वो खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया। वो ठीक ही कह रही थी कि अगर अब्बा ज़िंदा होते तो वो किसी भी तरह पैसे जमा कर लेते। मैंने अम्मा को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया बाकी औलाद के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। वो अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के साथ सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी के आलम में गुजर रहे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने मुझे देखा था मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस आते थे और मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बार बार इसरार करने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगा, कितनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो 5 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन 5 ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की पेशकश कर दी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 1 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था? ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फ़ौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो हंसकर कहने लगी कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आज के दौर में 1 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रख कर लाख रुपए हासिल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसी ही थकी हारी जब लौट कर घर आई
तो मेरी अम्मा और बहनें मेरी मुंतज़िर थीं। अम्मा ने बताया कि बाजी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वो बाजी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका था और अम्मा मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी बाजी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत अरसे के बाद मुझे खुशी की रमक नज़र आ रही थी। मैं भी बाजी के ससुराल वालों से मिली थी। वो लोग वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर जहेज के कौन दुल्हन रुखसत करवाता है, वो भी इसी माशरे के अफराद थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वो लोग इस बात से बेखबर थे कि ये खुशी मेरी ज़ात की बर्बादी के बदले उन्हें हासिल होने वाली है। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाएंगी। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने अम्मा को बताया कि साल के इख्तिताम की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही गुजारनी होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर अम्मा इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी लेने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने फ़ौरन ही मुझे अपने बाजुओं में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से हॉस्पिटल में ले आया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई थी, लेकिन मेरा ज़ख्म वजूद मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वो लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अम्मा को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद उठाया और उसके दोस्तों से लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वो 5 बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी ठीक होने पर मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र कर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी कर सकूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बग़ैर गर्ज के मदद करने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखें, क्योंकि वो बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वो तंग लिबास पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पे ही क्यों ना खड़ी हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।